मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसको मैं और आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि इंग्लिश फुटबॉल का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब है। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि अपने स्ट्रगल्स, अपनी हिस्ट्री की वजह से इतना ज़्यादा जाना जाता है। और जब बार बार राइवल फैंस हमको कहते हैं कि आ गए हिस्ट्री को रिपीट करने वाले मैनचेस्टर फैंस, तो आज हम उसी हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो पर मैं पिछले 15-20 दिन से वर्क कर रहा था। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होने वाली है, तो आप एंड तक ये वीडियो देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इस क्लब की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा रिच है कि अगर आप एक बार इसमें घुस गए तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा और वीडियो आप एंड तक देखने से पहले बंद कर ही नहीं सकते। मैनचेस्टर इज द बर्थ प्लेस ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सबको पता है। द फर्स्ट यूनाइटेड फुटबॉलर्स वर रेलवेमैन फ्रॉम यॉर्कशायर एंड लैंकशायर रेलवे। और ये इन्हीं रेलवे लोगों की वजह से यू नो ये क्लब खड़ा हुआ था, जो कि शुरुआत में न्यूटन हीथ के नाम से जाना जाता था। इन 1878 न्यूटन हीथ was formed 6 years after the introduction of football association in 1872 in London. The original colors during those days were green and gold. तो उस समय पर जो ओरिजिनल कलर्स थे यूनाइटेड के, वो थे ग्रीन एंड गोल्ड। और वही ग्रीन एंड गोल्ड जो कि हम आज यूज कर रहे हैं अगेंस्ट ग्लेजर्स एज आर प्रोटेस्ट कैंपेन कलर्स। प्लेयर्स यूज टू चेंज देयर किट्स इन पब्स, क्योंकि उस टाइम पर यूनाइटेड के पास ड्रेसिंग रूम नहीं हुआ करता था। यूनाइटेड के पास बस एक होम टर्फ थी, जो कि थी नॉर्थ रोड पर, जहां उन्होंने अपने शुरुआत के 5 साल गुजारे। इन 1886 यूनाइटेड ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती, जो कि थी मैनचेस्टर कप। यूनाइटेड शुरुआत से अटैकिंग फुटबॉल के लिए जानी जाती थी। मतलब हम जो अभी कह रहे हैं कि यूनाइटेड में वो डीएनए मिसिंग है, यूनाइटेड की वो अटैकिंग फुटबॉल मिसिंग है, तो हम उसी डीएनए की बात कर रहे हैं कि वो अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले जो कि शुरुआती दिनों से यूनाइटेड में देखा जाता था। अब विलियम मैग्रोगर जो कि एस्टन विला के थे, उन्होंने इंग्लिश फुटबॉल में एक नया रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने फुटबॉल लीग का आइडिया बाकी सारे क्लब्स को दिया और बाकी सारे क्लब्स ने उस आइडिया पर वर्क किया। तो जब पहली लीग बनाई गई, जो कि 12 टीम्स के साथ बनी थी, उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि उस टाइम पर न्यूटन हीथ थी, उसका नाम इंक्लूड नहीं किया गया था। और उस इनॉग्रल ईयर में यूनाइटेड को सेकंड डिवीजन में खेलना पड़ा। इन अक्टूबर 1891 यूनाइटेड बीट एडविक, जो कि अब मैनचेस्टर सिटी के नाम से जानी जाती है, 5-1 इन एन एफए कप टाई। बट द फॉलोइंग ईयर व्हेन वी प्लेड इन द फर्स्ट डिवीजन लीग, we were defeated by Blackburn Rovers 4-1 in our very first game of the first division game. हम 6 गेम्स तक बिना जीते गए यार। और इवेंचुअली 15 अक्टूबर 1892 को यूनाइटेड ने, न्यूटन हीथ ने, अपनी पहली फर्स्ट डिवीजन विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट वुल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स, और हमने उनको 10-1 की स्कोर लाइन के साथ हराया। और ये अभी तक यूनाइटेड की हिस्ट्री का सबसे अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने किसी भी और ओपोनेंट को इस स्कोर लाइन से या इससे बेटर स्कोर लाइन के साथ लीग में नहीं हराया है। यूनाइटेड अवॉइडेड रेलीगेशन बाय 1 पॉइंट दैट ईयर, बट इवेंचुअली उनको अगले साल रेलीगेट होना पड़ा और वो सेकेंड डिवीजन में जाकर उनको खेलना पड़ा। बट अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल, यूनाइटेड के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें शुरू होती जा रही थी, क्योंकि यूनाइटेड वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फेसिंग बैंक्रप्सी। यूनाइटेड वर there to survive in the league, and because it was getting hard financially, तो उन्होंने 1901 में एक फंड रेजिंग बाजार ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने अपने फैंस से अर्ज किया कि गाइस प्लीज स्टेप अप एंड हेल्प अस थ्रू दिस सिचुएशन। टू गेन पीपल्स अटेंशन, एक सेंट बर्नार्ड कुत्ते को सिलेक्ट किया गया एज द वॉलंटियर फॉर दैट बाजार। द कलेक्शन बॉक्स वॉज अटैच्ड टू हिज नेक, और उस कुत्ते के गले में एक कलेक्शन बॉक्स टांगा गया। द डॉग बाय लक एंटर्ड अ पब, और उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जहां यूनाइटेड की किस्मत बदलने वाली थी, यूनाइटेड के आगे आने वाली जनरेशन्स की किस्मत बदलने वाली थी, और इस फैन बेस को एक नई आइडेंटिटी, एक नया फुटबॉल क्लब मिलने वाला था। And because it changed the fortune of Manchester United, J.H Davis, who was the owner of that pub and who was a wealthy man at that time, वो उस क्लब के ओनर थे और उनसे जाकर वो कुत्ता टकरा गया। When he came to know about the condition of the club,
ही केम टू द रेस्क्यू। उन्होंने उस टाइम पर यूनाइटेड की मदद की और यूनाइटेड को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने जद्दोजहद शुरू कर दी। द फर्स्ट मेजर डिसीजन J.H. Davis took after becoming the president of the club was to change the name of the club. Leo Rocca came up with the name मैनचेस्टर यूनाइटेड। लियो रोका जो कि बहुत ही क्लोज पार्ट थे उस टाइम पर न्यूटन हीथ के, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम सजेस्ट किया और अल्टीमेटली 28 अप्रैल 1902 को न्यूटन हीथ को ऑफिशियली रीनेम करके मैनचेस्टर यूनाइटेड बना दिया गया। वही मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसको आप मैं आज फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप और मैं इतने तहे दिल से प्यार करते हैं। Ernest Mangwell became the first full-time manager at newly named Manchester United एंड उन्होंने बर्नली से अर्नेस्ट मांगवेल को वो लेकर आए और उनको फुल टाइम मैनेजमेंट की बागडोर दी न्यूली मैनचेस्टर यूनाइटेड की। In Ernest's three full seasons in charge, United gained promotion and the quarterfinals of the FA Cup। मतलब उस टाइम पर जब अर्नेस्ट आए थे तो यूनाइटेड काफी ज्यादा खराब खेल रही थी, सेकंड डिवीजन में थी, और उन्होंने अपने पहले शुरुआती 3 सीजन्स में यूनाइटेड को प्रमोशन हासिल करवाया और क्वार्टर फाइनल्स तक लेकर गए वो FA कप के। इन 1908 Manchester United won their very first division title, or in that period United created a new league record by winning the league with a fair margin। और उस टाइम पर यूनाइटेड की वो टीम इतनी ज्यादा अच्छी थी और इतनी ज्यादा इंप्रूव कर चुकी थी कि एवरीवन वाज लुकिंग अप टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कि ये अब आगे जाकर क्या करने वाले हैं। और उस सीजन जब यूनाइटेड ने अपना पहला लीग टाइटल जीता तो इट वाज अ लीग रिकॉर्ड। एंड इन 1909 यूनाइटेड won the FA Cup, their very first FA Cup out of the other 12 other 11 जो कि उन्होंने बाद में जीते। In February 1910, Manchester United took the decision to the new stadium। और वो जो फरवरी में डिसीजन लिया गया 1910 में, वहां से यूनाइटेड को एक नया मुकाम मिला, यूनाइटेड को एक नई आइडेंटिटी मिली और यूनाइटेड को एक नया ग्राउंड मिला, क्योंकि उस दिन के डिसीजन के बाद यूनाइटेड was shifted to Old Trafford, which is now officially known as the Theatre of Dreams। J.H. Davis was the man behind this। और J.H. डेविस ने अपने शुरुआती दिनों से बहुत सारी चीजें अच्छी की, बट दो चीजें जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी की थी वो थी इस क्लब को रीनेम करना, जो कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम दिया, और दूसरी थी उन्होंने यूनाइटेड को एक नया ग्राउंड दिया। J.H. Davis was the man behind each and every success that the club achieved, ever after his takeover। लिवरपूल वर द फर्स्ट टीम टू प्ले एट ओल्ड ट्रैफर्ड, और यहाँ से लिवरपूल और यूनाइटेड की राइवलरी शुरू हुई, क्योंकि यूनाइटेड ने पहली दफा किसी टीम को अपने ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर इनवाइट किया तो वो थी लिवरपूल। लिवरपूल वो गेम जीत गई और 60,000 पीपल जो उस दिन अटेंड करने आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड पर यूनाइटेड का वो गेम, उसमें से बहुत सारे लिवरपूल फैंस भी थे, बट मेजॉरिटी फैंस यूनाइटेड के थे और उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूनाइटेड ने अपना पहला ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेला हुआ गेम अगेंस्ट लिवरपूल हार गए वो 4-3 की स्कोर लाइन से। इट टुक विजिटर्स 18 मंथ्स, बट उस गेम के बाद 18 महीने तक विजिटर्स को स्ट्रगल करना पड़ा यूनाइटेड को हराने के लिए, क्योंकि 18 महीने तक यूनाइटेड बिना हारे अपने ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर एज द टीम टू बीट, एज द टीम टू लुक अप टू खेलती रही। एंड इन 1910 यूनाइटेड वॉन देयर सेकंड टाइटल। 3 साल में दूसरा टाइटल J.H. डेविस की लीडरशिप के अंडर यूनाइटेड ने हासिल किया, but that it was a tough road for United as Mangwell moved to Man City, क्योंकि वहां से मैंगवेल ने अपने टाइज जो थे यूनाइटेड के साथ वो खत्म कर दिए और वो मैनचेस्टर सिटी में चले गए। एंड यूनाइटेड ट्राइड देयर लक विद डिफरेंट मैनेजर्स, बट वो कनेक्शन किसी के साथ वापस से बन नहीं पाया, और इतने ज्यादा मैनेजरियल चेंज होने के बाद भी नो वन डिलीवर्ड। United were demoted to the lower divisions and spent 3 seasons in the second division, eventually gaining the promotion in 1925।
और वो 15 साल का स्ट्रगल जो यूनाइटेड ने झेला, 1925 में जाकर वो फाइनली वापस से 3 साल जब उन्होंने सेकंड डिवीजन में बिताए, उसके बाद वो वापस ऊपर आ पाए। But in 1930-31 season, after losing their first 12 games, यूनाइटेड को फिर से रेलीगेशन का सामना करना पड़ा और उन्हें वापस से सेकंड डिवीजन में जाना पड़ा। और ये वो वक्त था जब यूनाइटेड का पूरा फैन बेस डिप्रेशन में था। यूनाइटेड के प्लेयर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस तरह से अपने आप को वापस से वो टीम बनाए जो कि एक वक्त पर इंग्लिश फुटबॉल को रूल कर रही थी। और due to poor performances, the fans boycotted the final fixture of the season। सिर्फ 4,000 फैंस ने 1930-31 के सीजन में ओल्ड ट्रैफर्ड पर वो मैच अटेंड किया जो कि अगेंस्ट आर्सेनल था। जेम्स डब्ल्यू गिब्सन saved United from the second bankruptcy। पहली बार में जब जीएच डेविस आए थे तो उन्होंने वो बागडोर संभाली थी, और उस वक्त पर 1931 में जब यूनाइटेड वापस से मिजरी पर खड़ा हुआ था, तब जेम्स डब्ल्यू गिब्सन ने वापस आकर इस क्लब की बागडोर संभाली। इस क्लब में 30 30 मिलियन 30 मिलियन नहीं, 30,000 यूरोज इन्वेस्ट किए। ही स्वेप्ट असाइड द ओल्ड बोर्ड, क्योंकि वो बोर्ड जो कि एम्बिशियस नहीं था, वो बोर्ड जो कि सिर्फ पैसा कमा रहा था इस क्लब पर ऊपर बैठकर, उन्होंने उस पूरे बोर्ड मेंबर्स को चेंज कर दिया एंड बिकेम द चेयरमैन हिमसेल्फ। गिब्सन डिमांडेड मोर सपोर्ट फ्रॉम द फैंस ऑन फाइनेंशियल बेसिस, क्योंकि गिब्सन को पता था बिना फैंस के सपोर्ट से वो क्लब जो वो बनाना चाहते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो नहीं बन सकता था। क्योंकि जब तक फैंस फाइनेंशियली इस क्लब को सपोर्ट नहीं करते, एक ओनर कब तक अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकता था। और उन्होंने इस बात की गारंटी भी ली कि अगर फैंस क्लब को सपोर्ट करेंगे, गेम्स अटेंड करेंगे आकर, तो ये क्लब नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा सक्सेस झेलने वाला था, देखने वाला था। Unite, just like Davis in the past, Gibson was United's ray of hope in that dark period of time. बट इट बिकेम वर्स्ट बिफोर इट गॉट बेटर। और वो कहावत है ना कि चीजें सही होने से पहले खराब होती हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। क्योंकि उस वक्त में यूनाइटेड बहुत ज्यादा खराब खेल रही थी और यूनाइटेड को देखना हद से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। बट वो रे ऑफ होप जो दी थी जेम्स डब्ल्यू गिब्सन ने, वो कहीं ना कहीं फैंस को एक साथ बनाए हुए थी और फैंस को एकजुट किए हुए थी। Gibson appointed Scott Duncan as the manager in the desperation to save the club from further downfall. The class of 1934 were demoted to the third division of English football। और वो 1934 में यूनाइटेड ने एक अलग ही हिट देखी अपने क्लब में, जब वो सेकंड डिवीजन से भी रेलीगेट होकर थर्ड डिवीजन में चले गए। इंग्लिश फुटबॉल, द वेरी सेम ईयर सिटी वॉन द एफए कप। और उसी ठीक साल में, मतलब जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए, मैनचेस्टर सिटी ने अपना एफए कप जीता उस सीजन। और सर मैट बसबी वाज इन द टीम। और जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है तो उनको ये आज जानकर बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि सर मैट बसबी वाज द FA Cup winning captain of that Manchester City side. And in 1935-36, United eventually gained promotion back to first division। और दो लगातार प्रमोशंस हासिल करने के बाद यूनाइटेड वापस से 1935 में फर्स्ट डिवीजन में आ गई बाय विनिंग द सेकंड डिवीजन टाइटल। दिस वाज यूनाइटेड्स फर्स्ट ट्रॉफी इन 25 इयर्स। मतलब 1910 की वो फर्स्ट डिवीजन टाइटल विक्ट्री के बाद 25 साल में पहली बार यूनाइटेड ने 1935-36 सीजन में अपनी पहली ट्रॉफी जीती, जो कि थी सेकंड डिवीजन टाइटल। But the very next year, Manchester United again got relegated into the second division। The very same year, Manchester City won their very first division title। मतलब जब 1934 में हम रेलीगेट हुए थे, तब सिटी ने अपना पहला एफए कप जीता था। जब 1937 में हम रेलीगेट हुए तो सिटी ने अपना पहला फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता था। तो मतलब हर साल जब यूनाइटेड खराब खेल रही थी, तो उस साल सिटी अपना अच्छा गेम परफॉर्म कर कर टाइटल्स जीत रही थी।
But the very next season यूनाइटेड वर प्रमोटेड टू द फर्स्ट डिवीजन। बट इस साल यूनाइटेड ने कुछ अलग किया। यूनाइटेड ने 1937-38 के सीजन में प्रमोशन हासिल किया, और उसी ठीक सीजन में सिटी गॉट रेलीगेटेड इनटू द सेकंड डिवीजन। एंड इन 1939 जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा हैवी लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि 1941 मार्च में यूनाइटेड का ओल्ड ट्रैफर्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वो ब्लिट्जक्रीज जो बहुत ही फेमस बैटल थी, जर्मन जो हथकंडा अपनाते थे अटैक करने के लिए, कि एयरफोर्स के थ्रू वो अटैक करते थे उन टारगेटेड सिटीज पर। और उस मार्च के महीने में 1941 में यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, और जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स था वो वापस से एक ड्रीमलेस सिचुएशन में आ गया था। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड यूनाइटेड वर फोर्स टू प्ले एट मेन रोड। और मेन रोड, जिनको नहीं पता है, वो मैनचेस्टर सिटी का होम ग्राउंड हुआ करता था। और क्योंकि यूनाइटेड के पास अपना कोई होम ग्राउंड नहीं बचा था, तो उन्हें मजबूरन सिटी के होम ग्राउंड पर खेलना पड़ा। यूनाइटेड पेड सिटी £50,000 अ ईयर टू यूज देयर turf and to use their facilities. But not everything was wrong during that time, as Manchester United was building a dynasty during that time. क्योंकि उस टाइम पर सबसे अच्छी चीज जो हुई थी पोस्ट वॉर, वो थी सर मैट बसबी का अपॉइंटमेंट। सर मैट बसबी हु वाज देयर एट लिवरपूल, यू नो उन्होंने वो जॉब छोड़ने का मन बना लिया था, एंड मैट बसबी वाज ऑल सेट टू लीव द कंट्री उस टाइम पर। उस टाइम पर हुआ क्या था कि मैट बसबी एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां वो अपनी फैमिली को यूएस में ज्वाइन करने वाले थे, एंड वाज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू अमेरिका विद हिज फैमिली। बट सिटी अप्रोच्ड हिम एंड ही स्टेड, क्योंकि सिटी ने उस साल उनको मना लिया और वो रुक गए। बिफोर ज्वाइनिंग यूनाइटेड, सर मैट बसबी प्लेड फॉर सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ही वॉज द कैप्टन ऑफ सिटीज एफए कप विनिंग सीजन इन 1934-35। बट बिफोर द वॉर ही साइंड फॉर लिवरपूल। और ये तो भाई वो वाली बात हो गई कि आपको एक से मतलब एक टीम से ज्यादा नफरत थी, और सर मैट बसबी तो जाकर लिवरपूल का हिस्सा बन गए। और उसके बाद बट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफर हिम द बेटर जॉब, क्योंकि जब उनका वो स्पैन खत्म हुआ लिवरपूल के साथ, तब यूनाइटेड को एक मैनेजर चाहिए था, और यूनाइटेड ने सर मैट बसबी को एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट, एक बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लिवरपूल उनको असिस्टेंट मैनेजर का रोल दे रही थी, बट यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको मैनेजर बनने का मौका दिया। एंड ऑन 19 फरवरी 1945 सर मैट बसबी साइंड एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। और वहां से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जहां से यूनाइटेड का पूरा कायाकल्प होने वाला था, यूनाइटेड की पूरी हिस्ट्री चेंज होने वाली थी। बट द टाइम वॉज डिफिकल्ट, एज यूनाइटेड हैड नो ग्राउंड, नो ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एंड द क्लब वॉज इन डेट ऑफ £15,000। सर मैट बसबी की पहली साइनिंग अपने स्टाफ में थी जिमी मर्फी। वही जिमी मर्फी जो आगे चलकर यूनाइटेड के लिए एक योद्धा बने। उन्होंने इस क्लब की नींव रखी, और वो यूथ करेज सक्सेस का जो फॉर्मूला हम आज अपनाते हैं, जो मोटो हमारे क्लब का है, वो जिमी मर्फी की वजह से ही आया। एंड फॉर द नेक्स्ट 25 years सर मैट and Jimmy made Manchester United the best team in the country and one of the best team in Europe. So it was under this duo the actual Manchester United ideology was inherited, giving youth the chance against the critics and providing everyone in the age group the opportunity to represent Manchester United. क्योंकि एक एक कहावत थी सर मैट बसबी की कि इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। एंड फुटबॉल अंडर सर मैट वाज रिस्क टेकिंग, इंटेंस एंड अटैकिंग। एंड यूनाइटेड को देखने में लोगों को मजा आने लगा, क्योंकि यूनाइटेड फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलती थी, रिस्क टेकिंग फुटबॉल खेलती थी, और उनको पीछे बैठना नहीं आता था। और वो जो क्लब की आइडियोलॉजी शुरुआत से थी 1878 से, सर मैट बसबी ने उसी पर काम किया और यूथ को चांस देना शुरू किया। This was the Busby Babes.
This was the Busby way. In the first season as United manager, Liverpool won the title by just 1 point. Sir Matt always made sure that the players realized कि वो किस क्लब के लिए खेल रहे हैं, वो किन लोगों के लिए खेल रहे हैं, और इस क्लब की क्या हिस्ट्री रही है, और इस क्लब के लोग जो इनको देखने आ रहे हैं वो कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, और वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं देखने, और ये क्लब किन लोगों ने बनाकर खड़ा किया था। एंड उसके बाद इन 1948 मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रेवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन देयर हिस्ट्री टू वेम्बली। वो एफए कप का टाई खेलने जा रहे थे वेम्बली पर। यूनाइटेड won the final against Blackpool in 1848 and in August 1949 United returned back to Old Trafford। वो 8 साल के लंबे लंबे गैप के बाद यूनाइटेड की घर वापसी होने वाली थी अपने ओल्ड ट्रैफर्ड पर, अपने थिएटर ऑफ ड्रीम्स पर। And United in the homecoming game against Bolton Wanderers, they defeated Bolton by a scoreline of 3-0। बट दैट एफए कप विनिंग टीम वाज एजिंग। सबको पता था कि जो टीम जीत कर आई थी वो एफए कप, वो एज कर रही थी, क्योंकि उस वॉर में, वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने अपने टॉप ईयर्स गवा दिए थे। एंड यूनाइटेड नीडेड फ्रेश ब्लड। यूनाइटेड won their another first division title in 1952 after finishing as runner-ups for 4 seasons। और 4 सीजन्स मैट बसबी के अंडर एज रनर्स अप फिनिश करने के बाद इवेंचुअली 1952 में जाकर यूनाइटेड ने वापस से अपना पहला फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता। और 42 साल के लंबे गैप के बाद यूनाइटेड ने अपना टाइटल हासिल कर लिया। उसके बाद the United team would have achieved so much, but as I said, it was because of the World War II. The players were aging, and the players lost the agility and the quality that they could have had if they were a year or two younger. Then came the era of the Busby Babes। ये वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि बसबी वेब्स थे क्या। इंग्लैंड्स फाइनेस्ट टीम टू ग्रेस द फुटबॉल पिच। Those were the teenage sensations who were decorating the English football. Johnny Berry from Birmingham. Roger Burns was one of the finest and the first homegrown players to gain regular place in Sir Matt's side. Scouts were searching for talents on each turf for Manchester United, talent that needed a club and direction, and Manchester United needed that kind of fresh blood. Jimmy Murphy was the one who nurtured them and made them the players of Manchester United। क्योंकि जिमी मर्फी, जैसे मैंने पहले बताया, कि उन्होंने ही इस क्लब की नींव रखी, और वो जो यूथ करेज और सक्सेस का जो फॉर्मूला क्लब अभी तक अपनाता आ रहा है वो जिमी मर्फी की ही देन थी। ही ऑलवेज पेड अटेंशन टू द यूथ बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूथ करेज एंड सक्सेस फिलोसफी। और जब भी यूथ कप के मैचेस होते थे, जिमी मर्फी ऑलवेज मेड श्योर कि जो प्लेयर्स यूथ मैचेस में खेलने जा रहे हैं उनको वो पता हो कि इस क्लब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये यूथ क्लब का मैच। ही इनहेरिटेड द यूनाइटेड आइडेंटिटी, the DNA in those players. When United weren't winning games or weren't fulfilling the standards, सर मैट बसबी ने कभी अपने हाथ नहीं खींचे कि वो अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स को बेंच करे और उन एकेडमी ग्रेजुएट्स को मौका दे जो कि यूथ सिस्टम में जाकर अच्छा खेल रहे थे। और यही डिफरेंस था सर मैट में और उनसे पहले वाले मैनेजर्स में, कि उन्होंने अपनी यूथ पर भरोसा दिखाया। रॉजर बर्न्स, डंकन एडवर्ड्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई वुड से, एन इंग्लैंड इंटरनेशनल एट द एज ऑफ 17। वो डंकन एडवर्ड्स जो कि 17 साल की उम्र में इंग्लिश इंटरनेशनल बन चुके थे, 17 साल की उम्र में अपने से दुगनी एज के बंदों को डोमिनेट कर रहे थे, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदों को फुटबॉल खेलना सिखा रहे थे, और अपने से ज्यादा उम्र वाली टीमों को यू नो दिखा रहे थे कि फुटबॉल खेली कैसे जाती है। डेविड पेग, मार्क जोन्स, डेनिस वायलेट, बिली व्हीलन, जैकी ब्लेंचफावर, एडी कोलमैन, ये सारे बंदे बसबी बेब्स की जान बन चुके थे। डंकन एडवर्ड्स was the most complete footballer. He could have he could score goals, screamers, could assist goals. He was a tank while defeating. He was the engine of the team and वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर पूरी टीम जो जो रन होती थी वो डंकन एडवर्ड्स के अराउंड होती थी।
And at the age of 17, Duncan was already a leader among leaders. At the age of 16, every single team in English football wanted Duncan Edwards, but it was Manchester United जिसने Duncan Edwards की services हासिल की. Tommy Taylor, the executioner inside the box. He was the fox inside the box. The Busby Babes won their first championship in 1955-56 with a record margin of 11 points. और वो उस टाइम पर इंग्लिश फुटबॉल का रिकॉर्ड था कि किसी भी टीम ने 11 पॉइंट से कोई टाइटल नहीं जीता था उससे पहले. दे वेंट अनबीटन एट ओल्ड ट्रैफर्ड और उस सीजन यूनाइटेड बिना हारे पूरे सीजन अनडिफीटेड गई थी ओल्ड ट्रैफर्ड पर लीग में. बट सर मैट वाज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि सर मैट की एम्बिशन शुरू से ही सिर्फ लीग डोमिनेट करने की नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश फुटबॉल को डोमिनेट करने की नहीं थी. They wanted, and especially the players and the staff wanted to dominate Europe. He wanted to win the big ones like Real Madrid, Benfica, and others. The FA Cup was against United competing in Europe, but the FA at that time was forcing United not to go for this move and not to compete in Europe because उनको लग रहा था कि यूनाइटेड अगर यूरोप में खेलेगी तो इंग्लिश फुटबॉल का जो क्रेज है वो खत्म हो जाएगा, जो इंग्लिश लीग की जो हाइप है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि फिर सारे लोग सारे क्लब्स यूरोपियन फुटबॉल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे. Manchester United played in the European Cup, now known as UCL, against Anderlecht at Maine Road. और वो यूनाइटेड का पहला गेम था अगेंस्ट अ यूरोपियन साइड एट एंडरलेट. और वो दिन वो खेले थे मेन रोड पर एंड यूनाइटेड डिफीटेड एंडरले द बेल्जियन साइड 10-0. मतलब अपना पहला यूरोपियन गेम एंड यूनाइटेड डिफीटेड एंडरलेट, डिस्ट्रॉयड एंडरलेट by a scoreline of 10-0. In 1957, sorry, United played against Atletico Bilbao in the second leg of the quarterfinals. They needed to score 3 goals to reach the semi-finals. They they won that game and reached the semi-final of UCL. United won the championship title with 3 games to spare. The treble was looming large on the horizon. The semi-final place in European Cup, and Birmingham was up against United in the FA Cup. Both the winnable games, United won against Birmingham and reached the finals of the FA Cup. But now is the toughest part because United को अब यहाँ से अपना जो गेम था वो जीतना था FA Cup फाइनल में. and United were up against Real Madrid in the semi-final of UCL. वो Real Madrid जो उस टाइम पर पिनिकल था वर्ल्ड फुटबॉल का, यूरोपियन फुटबॉल का, जो अभी भी है, उसके अगेंस्ट खेलना था मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओवर 2 legs. यूनाइटेड अपना पहला गेम हार गई सेंटियागो बर्नाबाउ पे 3-1 एंड यूनाइटेड वर लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि यूनाइटेड ने पूरे गेम में कोई चांस रियलिस्टिक बनाया नहीं था. बस एंड में जाकर उन्होंने एक गोल स्कोर कर दिया था जिससे उन्हें एक रे ऑफ होप मिली थी कि क्या वो वापस से इंग्लैंड जाकर रिटर्न लेग में जीत पाएंगे विद अ डिफरेंट सेटअप, विद अ डिफरेंट मेंटालिटी. बट सबको पता था कि ये टास्क डिफिकल्ट होने वाला है. And Real Madrid decimated United within 9 minutes and they went 2-0 up. But United put up some fight and got a draw out of that night and out of that fixture. But that was not enough क्योंकि Real Madrid aggregate पर वो टाई जीत गए. सर बॉबी ने अपना पहला गोल यूरोपियन फुटबॉल में मारा था अगेंस्ट Real Madrid in the semi-final of that fixture. The European travel dream was over, but United was still chasing the domestic double का वो ख्वाब जो था. और अब फाइनल में यूनाइटेड के अगेंस्ट थी एस्टन विला. But the day started with a horror, and United lost their keeper with a head-on collision. रे वुड जो उस टाइम पर यूनाइटेड के गोलकीपर थे, उनका जो चीक था, चीक बोन थी, वो फ्रैक्चर हो गई. एंड देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट इन दोज डेज क्योंकि फुटबॉल में उस टाइम तक सब्स्टिट्यूशन का रोल नहीं आया था. एंड ब्लेंच फावर वाज द कीपर दैट डे. United lost the tie 2-1 and the team that once was chasing the treble won just the championship. A great feat, but that team deserved more. Like seriously, they were that was the team that should have won the treble that year, but भगवान को कुछ और ही मंजूर था. But they were ready to go again next year. In the last game at Old Trafford that season, United destroyed Bolton Wanderers by a scoreline of 7-2.
बिफोर लीविंग टू बलग्रेड, जहां बहुत कुछ चेंज होने वाला था यूनाइटेड के लिए। एंड अपने लास्ट इंग्लिश गेम में यूनाइटेड ने फेस किया आर्सेनल को, जहां वो 5-4 की स्कोर लाइन से वो जो इंग्लिश फुटबॉल का थ्रिलर गेम था वो जीत गए। A match that will live on forever in the memory of United faithfuls and especially in the memory of the English football fans, क्योंकि वो आखिरी टाइम था जब बसबी बेब्स ने अपना आखिरी गेम खेला था इन फ्रंट ऑफ एन इंग्लिश क्राउड। और यहाँ से कहानी बहुत इमोशनल होने वाली है। और जैसे मैं ये बोलता जा रहा हूँ मेरे सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 6 फरवरी 1958 को घड़ी की सुई तब रुक गई जब म्यूनिक एयरपोर्ट पर यूनाइटेड का जो चार्टर्ड प्लेन था वो दो हिस्सों में टूटकर बिखर गया। 21 लोगों ने उस दिन अपनी जान गंवाई। United's finest ever team to decorate English football met the tragedy, and 7 players lost their lives that night. डंकन एडवर्ड्स के सिर में बहुत ज़्यादा चोटें लगी थीं और हमारे प्यारे अपने सर मैट बसबी की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। दोनों को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया म्यूनिक हॉस्पिटल में ही। अ टीम दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग everything, a team that was on the verge of creating history was lost in just a fraction of a second. A team that could have achieved so much was left with nothing. Mark Jones killed, Eddie Coleman killed, David Pegg killed, Tommy Taylor killed, Roger Byrne killed, Billy Whelan killed, and Duncan Edwards, after fighting with those injuries, ऑल्सो गॉट किल्ड। और डंकन एडवर्ड्स का एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि डंकन एडवर्ड्स जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको जब ये न्यूज़ मिली कि वो अभी किस हादसे से गुजरे हैं, और जब उनको पता चला कि उनके जो बाकी साथी थे वो नहीं रहे हैं, तो वो जो पछतावा था, वो जो दुख था, वो था उनके मन में। बट उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो पूछी कि हम खेलने वाले हैं ना शेफील्ड वेडनेसडे के अगेंस्ट, क्योंकि 14 दिन के बाद उस हादसे के यूनाइटेड को एफए कप टाई में खेलना था अगेंस्ट शेफील्ड वेडनेसडे। एंड डंकन एडवर्ड्स के दिमाग में तब भी सिर्फ यही बात चल रही थी कि उन्हें फील्ड पर उतरकर अपनी टीम को सपोर्ट करना है, अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है। द होल फुटबॉलिंग वर्ल्ड वाज मोurning द लॉस ऑफ द ग्रेट यूनाइटेड टीम। द क्लॉक एट ओल्ड ट्रैफर्ड वाज स्टॉप्ड और झंडा झुका दिया गया इस वजह से क्योंकि यूनाइटेड ने अपने चहीते बसबी बेब्स खो दिए थे। So did the other clubs as well. लिवरपूल, वेस्ट हैम, चेल्सी, आर्सेनल और जितने भी क्लब्स थे इंग्लैंड में, सबने अपने झंडे झुका दिए सिंपैथी शो करने के लिए टुवर्ड्स दिस tragedy that happened with Manchester United. Footballing world never witnessed anything that horrific, that heartbreaking till date. इट वॉज हैरी ग्रेग्स हेरोइक। और उस टाइम के जो यूनाइटेड के गोलकीपर थे हैरी ग्रेग, उनकी ये बहादुरी थी कि उस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती थी उनको बचाया। और इसमें उनका साथ दिया सर बॉबी चार्ल्टन ने, जो उस वक्त तक सिर्फ बॉबी चार्ल्टन के नाम से जाने जाते थे। एंड विद इन 2 वीक्स ऑफ द डिजास्टर यूनाइटेड हैड टू प्ले इन द एफए कप टाई अगेंस्ट शेफील्ड वेडनेसडे। और वो गेम कोई नहीं खेलना चाहता था। वो शेफील्ड वेडनेसडे के प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते थे, वो यूनाइटेड के प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते थे। बट इंग्लिश एफए, सबको पता है कि इंग्लिश एफए शुरुआत से ही इसी तरह का रहा है। और यूनाइटेड के पास 11 प्लेयर्स नहीं थे फील्ड करने के लिए उस दिन फील्ड पर। लेकिन एफए ने ये नोटिस जारी कर दिया कि यूनाइटेड अगर अपना टीम रजिस्टर नहीं करवाती है बिफोर द शेफील्ड वेडनेसडे गेम, तो उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा इस टूर्नामेंट से। एंड जिमी मर्फी के रहते हुए ये चीज़ नहीं हो सकती थी। और उस वक्त में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि यूनाइटेड के डायरेक्टर्स इस बात पर अमल हो चुके थे कि यूनाइटेड को शट डाउन करना पड़ेगा और यूनाइटेड को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते इस सीज़न, क्योंकि they thought they'll never get enough players to pull Manchester United jersey once again so that they can field Manchester United in the फर्स्ट डिवीजन और एनी कंपटीशन व्हाटसोएवर। बट जिमी मर्फी ने उस दिन एक बात कही थी जो मेरे दिल को इतना ज़्यादा छू गई, और वो जब डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी उसके बाद मुझे इस क्लब से प्यार हो गया। ही सेड कि इट डजेंट मैटर
what happened at Munich. If we are going to behave this way by shutting down the club, this will not define who we are. We need to act and we need to show the world that who we are and who will be we will be in the future, because how we are going to react today will be defined that how we are going to be today and what decision we are going to make in this moment. And Jimmy Murphy को you know मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा मसीहा कहा जाता है यूनाइटेड की उस हिस्ट्री का जो कि म्यूनिक एयर डिजास्टर के बाद बनी, क्योंकि जब 71 दिन तक सर मैट बसबी टीम के साथ नहीं थे, इट वाज जिमी मर्फी हु पेव्ड द वे विद दैट टीम विद द एकेडमी ग्रेजुएट्स एंड एवरीवन, जो वापस से जाकर फाइट कर पाई यूनाइटेड के लिए। एंड 14 दिन के बाद यूनाइटेड खेली शेफील्ड वेडनेसडे के अगेंस्ट, एंड जिमी मर्फी ने ये चीज प्लेयर्स के मन में बैठा दी कि आज तुम अपने लिए नहीं खेल रहे हो, आज तुम बाहर निकल कर ही जो फैंस मैच देख रहे हैं उनके लिए नहीं खेल रहे हो, बट तुम खेल रहे हो तुम्हारे साथियों के लिए जो तुमने खो दिए म्यूनिक एयर डिजास्टर में। और यूनाइटेड उस रात सबके एक्सपेक्टेशन से हटकर ऐसा खेली कि उन्होंने असंभव करके दिखा दिया। दे वॉन दैट गेम 3-0। एंड उसके बाद बट इवन इन दिस टाइम सम फैंस शोड देयर मैनरलेस नेचर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप हमेशा क्यों बोलते हो कि मेन्यू मत बोलो, मेन्यू मत बोलो, मेन्यू मत बोलो। देयर इज अ रीजन कि हम फैंस क्यों चिढ़ जाते हैं जब कोई हमारे क्लब को मेन्यू करके बोलता है। द रीजन इज कि जब वो म्यूनिक एयर डिजास्टर हुआ था तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फैन बेस ने एक सॉन्ग बनाया था कि मेन्यू मेन्यू मेन टू म्यूनिक वेन्यू मेन्यू नेवर रिटर्न। एंड वो मेन्यू जो टर्म है उस सॉन्ग में हमारे डेड्स को मॉक करने के लिए है, उनकी कुर्बानी जो उन्होंने दी इस क्लब की वजह से, उसको मॉक करते हुए है। तो जो भी राइवल फैंस इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही इमोशनल चीज़ जुड़ी हुई है इस इंसिडेंट के साथ। और इसीलिए मैं बार बार आपको मना करता हूँ कि वाई यू शुड नॉट यूज़ मैन यू वेन एवर यू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड रीच्ड द फाइनल्स ऑफ द एफए कप दैट ईयर टू एवरीवन सरप्राइज। किसी को नहीं लगा था कि उस इंसिडेंट के बाद यूनाइटेड विल एवर राइज अगेन, और वो भी इतना जल्दी। बट जिमी मर्फी मेड श्योर कि यूनाइटेड अपने उस आइडियोलॉजी से भटके ना और वो अटैकिंग फुटबॉल को ना छोड़े। एंड यूनाइटेड मेड इनटू द एफए कप फाइनल्स ऑफ दैट ईयर। और 71 दिन के बाद जब सर मैट बसबी वापस आए तो माहौल देखने वाला था। और एक इंसिडेंट जो हमेशा मैं याद करके मुस्कुराता हूँ कि उस वक्त में भी जब वो चलने की हालत में नहीं थे, मैट बसबी ने एक एक चीज बोली। जब उन्होंने वो रिकवरी की और वो वापस प्लेयर से मिले हैं, उन्होंने अपनी स्टिक का, अपने वॉकर का यूज़ नहीं किया, बिकॉज ही सेड कि अगर मैं उनके सामने ये दिखाऊंगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कितनी तकलीफ है, तो उनका मोराल डाउन होगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने प्लेयर्स के मन में वो फीलिंग वापस से लेकर आऊँ जो बड़ी मुश्किल से 3 महीने में वो अपने मन से निकाल पाए हैं। वो यादें हमेशा उनके मन में रहेंगी, बट मैं उनको किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं करना चाहता। एंड उस दौर में ना इंग्लिश और यूरोपियन क्लब्स ने यूनाइटेड की बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़कर मदद की। I mean, the European clubs and the English club extended their hand to help United during such traumatic times. रियल मैड्रिड सबसे पहला वो क्लब था जिसने सबसे आगे बढ़कर सबसे ज़्यादा हेल्प करने की यूनाइटेड की कोशिश की। रियल मैड्रिड्स प्रेसिडेंट सेंटियागो बर्नाबाओ ऑफर्ड डी स्टेफानो एंड फ्रैंको पुस्कस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन अ लोन डील। और उस टाइम पर जब रियल मैड्रिड वर्ल्ड फुटबॉल को लीड कर रही थी बाय एन एग्जाम्पल, और उनके जो पिलर्स थे उस सक्सेस के, पुस्कस और डी स्टेफानो, उनको सेंटियागो बर्नाबाउ जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बिना सोचे समझे बिना झिझक के यूनाइटेड को ऑफर कर दिया। और उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दीज टू प्लेयर्स, हम अपने वेजेस खुद कवर करेंगे, बट प्लीज टेक दीज टू प्लेयर्स एंड अब अपना रीबिल्ड प्रोसेस शुरू करो। और उन्होंने साथ ही साथ उन सर्वाइवर्स के लिए एक ऑफर भी रखा कि एनी अदर सर्वाइवर अगर वो चाहता है कि वो थोड़ा अच्छा टाइम आकर बिताना चाहेगा मैड्रिड में, तो उनका पूरा हॉलीडे का पैकेज हम कवर करेंगे। एंड इट वाज सच अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम रियल मैड्रिड साइड।
और बट वो डील नहीं हो पाई क्योंकि एफए के रेगुलेशंस ऐसे थे कि वो उस टाइम की लीड ली लोन डील अप्रूव नहीं हुई। और सर मैट बसबी ने मना भी किया, बट उन्होंने एक चीज़ कही कि अगर आप हमें हेल्प करना ही चाहते हो तो डू मेक श्योर कि आप हमारे साथ फ्रेंडलीज खेलो, एक मतलब मैड्रिड में भी और ओल्ड ट्रैफर्ड पर भी। और उसके बाद देवर ऑफर्ड फ्री हॉलीडेज, जैसे कि मैंने बताया, इन मैड्रिड to the crash survivors. Madrid made a memorial pennant with the name of Munich deceased, named champions of honors with और उस पेंडेंट को उन्होंने बेचा और उससे जो पैसा निकल कर आया वो रियल मैड्रिड ने यूनाइटेड को भेजा कि आप अपना रीबिल्डिंग फेज शुरू करो और अपनी टीम वापस से वैसी बनाओ जो एक टाइम पर थी आपकी। और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड की जो हिस्ट्री रही है और यूनाइटेड ने जो ये दिन देखा है वो आगे चलकर वो ना देखे और वो वापस से खुद को उसी लेवल पे स्टेब्लिश करे जहां वो रहना डिजर्व करते हैं। बट सिर्फ रियल मैड्रिड वो टीम नहीं थी जिसने यूनाइटेड को मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लिवरपूल, जी हाँ वही लिवरपूल जो यूनाइटेड की सबसे बड़ी राइवल मानी जाती है, यूनाइटेड का सबसे बड़ा टक्कर का ओपोनेंट माना जाता है। Liverpool's legendary manager Bill Shankly offered 5 players on loan to Manchester United। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि उस टाइम पे बिल शैंकली जो कि लिवरपूल के मैनेजर थे उन्होंने यूनाइटेड को 5 प्लेयर लोन में ऑफर किया और उन्होंने ये तक बोल दिया कि जो रियल मैड्रिड आपको ऑफर कर रही है कि हम अपने प्लेयर्स की वेजेस खुद पे करेंगे, वही हम करना चाह रहे हैं कि लिवरपूल विल पे ईच एंड एवरी सिंगल पेनी ऑफ देयर वेज, बट आप ये 5 प्लेयर्स लो। बट यूनाइटेड ने वो चीज़ नहीं की। मैनचेस्टर यूनाइटेड यू नो खुददार रहा शुरू से, बट लिवरपूल ने उस टाइम पर जो जेस्चर दिखाया और इसीलिए वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है बिटवीन द टू क्लब्स, इट इज़ सो प्योर एंड इट इज़ सो इमोशनल। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वर अप अगेंस्ट बोल्टन वॉन्डरर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 71 दिन के बाद जब सर मैट बसबी अपनी टीम से वापस मिलने आए तो वहाँ वो चेहरे नहीं देख रहे थे जो वो आज से 3 महीने पहले देखते थे। ना कोई एडी कोलमैन था, ना डंकन एडवर्ड्स था, ना डेविड पेक था, ना बिली व्हीलन थे, वो सब जा चुके थे। बट ये भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम थी, बट अब ये बसबी बेब्स नहीं रहे थे, दे आर द रेड डेविल्स नाउ। और यूनाइटेड ने उस ट्रेजिडी के बाद 1960 में अपने क्रेस्ट में डेविल का इंट्रोडक्शन किया और उस दिन से यूनाइटेड के लोगों के साथ वो डेविल जुड़ गया और तभी से हमको रेड डेविल और रेड आर्मी करके बुलाया जाने लगा। यूनाइटेड और उस रोज वो फाइनल तो हार गई, बट पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड उनके एफर्ट की दाद दे रहा था। जीती एस्टन विला थी, बट किसी ने सॉरी बोल्टन वॉन्डरर्स थी, बट किसी ने यूनाइटेड के अलावा और किसी चीज़ पर बात ही नहीं की क्योंकि वो हीरोइक एक तरीके की जो उन्होंने दिखाई उस रोज और उस वक्त में वो अनमैच्ड थी। और वो कमिटमेंट जो सर मैट ने दिखाया, जो जिमी मर्फी ने दिखाया, वो अनमैच्ड था। The Busby Babes were gone, but then was the birth of Red Devils. Then came the period, the United's rebuild period. और उस वक्त में जो होली ट्रिनिटी बाद में बनी, वहां से उस वक्त की शुरुआत हुई जब डेनिस लॉ को इटली से लाया गया और जॉर्ज बेस्ट यूनाइटेड की एकेडमी से निकल कर आ रहे थे एंड सर बॉबी जो कि उस डिजास्टर में थे वहां पर और उन्होंने वो डिजास्टर फेस किया था, वो उस होली ट्रिनिटी का पार्ट बने। और आगे चलकर जो 10 साल पहले यूनाइटेड ने ड्रीम देखी थी टाइटल जीतने की, वो यूरोपियन ग्लोरी चेस करने की, वो 10 साल के बाद बसबी के अंडर ही यूनाइटेड के रेड डेविल्स ने चेस की। और 1968 में आखिरकार जाकर सर मैट बसबी का वो सपना जो बसबी बेब्स के साथ शुरू हुआ था, जिस सपने को पूरा करते में उन्होंने बहुत सारी जानें खो दी, बहुत सारे प्लेयर्स गवा दिए और एक ऐसा दिन देखा जो कि यूनाइटेड के इतिहास में बहुत ही काला दिन माना जाता है। बट 10 साल बाद आज सही मायने में उन प्लेयर्स को वो एक्चुअल ट्रिब्यूट मिला जब यूनाइटेड ने उस यूरोपियन टाइटल पर अपना परचम लहराया और यूरोप में मैनचेस्टर यूनाइटेड की पकड़ मजबूत की। एंड यूनाइटेड वर द फर्स्ट टीम फ्रॉम इंग्लिश कंट्री जिसने
वो चैंपियनशिप जीती थी, वो यूसीएल जो अब जाना जाता है उस टाइम पर यूरोपियन कप के नाम से मशहूर था, वो पहली यूनाइटेड टीम थी, वो पहली इंग्लिश टीम थी जिसने उस क्लब पर अपना हाथ जमाए। एंड जॉर्ज बेस्ट के बारे में एक चीज बोली जाती है कि जॉर्ज बेस्ट वाज द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, और जॉर्ज बेस्ट वाज द काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि हल्का सा साउथ अमेरिकन ट्रेट वाले थे। एंड जॉर्ज बेस्ट शुरू से ही फैन फेवरेट रहे थे, और उस सीजन जब यूनाइटेड ने टाइटल जीता उससे पहले से जॉर्ज बेस्ट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टीम। 10 years have gone by, and Manchester United was still chasing their European dream, a dream that was meant to be fulfilled by the Busby Babes, was on the verge of being completed by Busby's Red Devils. United faced Real Madrid in the semi-final of the European Cup in 1967-68. United played a 3-3 draw at home, and then they travelled to Madrid for the second leg. And to everyone's surprise, United came victorious at the Santiago Bernabeu and went into the finals against Benfica, the Benfica team that was the dominant force in world football at the moment, because there उस टाइम पर सिर्फ दो ही टीम थी जिनसे सबसे ज़्यादा खौफ खाया जाता था. One was Real Madrid and the other team was Benfica. And the English side went on to win that European title in a very standout fashion, क्योंकि फुल टाइम तक 90 मिनट तक तो स्कोर लाइन 1-1 थी, बट एक्स्ट्रा टाइम में आकर यूनाइटेड ने 3 गोल स्कोर कर दिए. एंड वन केम फ्रॉम जॉर्ज बेस्ट, वन केम फ्रॉम ब्रायन किड, एंड वन केम फ्रॉम हमारे अपने सर बॉबी चार्ल्टन. But the good days were just about to get numbered as Sir Matt Busby decided to retire from management in 1969. और वहां से यूनाइटेड का वापस से वो वाला दौर शुरू हो गया जो दौर उन्होंने 1910 के बाद देखा था, जब वो 41 साल बिना फर्स्ट डिवीजन टाइटल के गए थे. और यहाँ से आगे आने वाले 15 साल यूनाइटेड के लिए इतने दुखदाई रहे, इतने दर्द भरे रहे, क्योंकि यूनाइटेड डिवीजन टू में चली गई रेलीगेट होकर. और उस वक्त जब यूनाइटेड वो सब स्ट्रगल देख रही थी, तब सर मैट बसबी को 6 महीने के लिए वापस आना पड़ा मैनेजमेंट में. 1970 का वो महीना था जब यूनाइटेड ने वापस से सर मैट का दामन पकड़ा और 6 महीने के लिए यूनाइटेड के साथ सर मैट बसबी जुड़े. बट इवेंचुअली वो जाकर रेलीगेट हो गए. और उस 15 साल के दौर में यूनाइटेड ने एक एफए कप का टाइटल तो जीता, बट उससे बदला क्या, क्योंकि 1978-76 की वो एफए कप की विक्ट्री बस उस इतने सारे जख्मों पर थोड़ा सा मरहम था. बट इवेंचुअली जब रॉन एटकिंसन की साइनिंग की यूनाइटेड ने 82 में, तब उसके बाद यूनाइटेड के थोड़े से अच्छे दिन शुरू हुए, क्योंकि 83 में उन्होंने एफए कप जीता, और 85 में दोबारा से उन्होंने एफए कप जीता. और 85 में जब यूनाइटेड ने एफए कप जीता तो उस साल वो फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीतने की कंटेंशन में थे. और उस सीजन यूनाइटेड ने शुरू के 10 गेम बहुत ही ब्रिलियंटली जीत लिए थे. बट वो कहा जाता है ना कि हर चीज़ एक एक समय तक ही आपके साथ रहती है, और उसके बाद आपकी अगर टीम में वो काबिलियत नहीं है तो आपकी कमजोरियां दिखने लगती हैं. और यूनाइटेड इवेंचुअली स्लिप करी, और वहां से उन्होंने मौका खो दिया टाइटल जीतने का, और यूनाइटेड फोर्थ फिनिश करी उस सीजन. एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड वर फाइटिंग फॉर द रेलीगेशन. और उस बीच में 1986 में इवेंचुअली जाकर रॉन एटकिंसन को सैक कर दिया गया. अब यहाँ से यूनाइटेड की पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो गई, क्योंकि इसके बाद का जो वक्त था वो यूनाइटेड की डोमिनेंस की शेयर यू नो मतलब डोमिनेशन की कहानी दिखाता है. और एक मैनेजर जो कि हम स्कॉटलैंड से लेकर आए, जो बाद में जाकर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल मैनेजर बना, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. वी ब्रॉट सर एलेक्स फर्गसन हु वाज जस्ट एलेक्स फर्गसन बैक देन. हम उनको अबरदीन से लेकर आए, और शुरुआती दिन सर एलेक्स के बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरे थे, क्योंकि शुरू शुरू के 3 सालों में यूनाइटेड ने घंटा कुछ नहीं जीता, और यूनाइटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि यूनाइटेड ने पहले सीज़न 11वें स्थान पर फिनिश किया, उसके बाद दे फिनिश्ड इन सेकंड पोजीशन, और उसके बाद तीसरी साल में दे फिनिश्ड इन 11th पोजीशन. तो जो फैन बेस था वो इम्पेशेंट होता जा रहा था, क्योंकि रॉन एटकिंसन ने 2 एफए कप जीते थे, बट फर्ग्यूसन ने कुछ भी नहीं जीता था. और सर एलेक्स की वो नाकामयाबी ट्रॉफीज जीतने की उनको सेकिंग के बहुत ज़्यादा करीब धकेलती जा रही थी. बट यूनाइटेड बोर्ड इस बार
मैनेजर को सैक करने की बजाय सर एलेक्स के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने कहीं ना कहीं सर एलेक्स को भरोसा दिलाया कि नहीं, वी आर ट्रस्टिंग यू, और तुमको पूरा टाइम दिया जाएगा अपनी इस टीम पर वर्क करने का, क्योंकि उस टीम में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एज करते हुए प्लेयर्स थे, उनका जो फिटनेस शेड्यूल था बहुत ज़्यादा खराब था। और उस टाइम पर जब लिवरपूल डोमिनेट कर रही थी, वो पीरियड इतना ज़्यादा दुखदाई था यूनाइटेड फैंस के लिए, क्योंकि एक तरफ लिवरपूल चैंपियंस लीग जीत रही है, एक तरफ लिवरपूल टाइटल जीत रही है, और यूनाइटेड वहां रेलीगेशन की बैटल फाइट कर रही है, यूनाइटेड रेलीगेट होकर वापस आ रही है। यूनाइटेड ने सिर्फ एफए कप जीते, बट वो एफए कप की विक्ट्रीज का पता है, मतलब इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि यूनाइटेड वर द टीम जिन्होंने लिवरपूल को ट्रेबल जीतने से रोका 2 साल लगातार। और उसके बाद जब फाइनली जाकर 89 90s में यूनाइटेड ने अपना पहला ट्रॉफी जब उठाई, वहां से सब कुछ चेंज हो गया यूनाइटेड के लिए और सर एलेक्स के लिए। बिकॉज यहाँ से जब यूनाइटेड ने एफए कप की विक्ट्री हासिल कर ली, यूरोपियन कप विनर्स कप की विक्ट्री हासिल कर ली, तो फैन बेस शांत हो गया। फैन बेस को भरोसा हो गया कि नहीं, ये टीम कुछ कर सकती है। एंड फाइनली 1989 90s में जब एफए कप हम जीत गए, उसके बाद यूनाइटेड ने लगातार 3 साल 3 ट्रॉफीज जीती। जब उन्होंने अगली साल जाकर यूरोपियन कप विनर्स कप जीता और बार्सिलोना को फाइनल में हराया, और वो कप इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि इंग्लिश टीम्स की वापसी 5 साल के बाद यूरोपियन फुटबॉल में हुई थी। जो हादसा हुआ था यूरोप में, और जिसमें बहुत बड़ा हाथ था लिवरपूल का, उसके बाद हुलिगनिज्म की वजह से इंग्लिश क्लब्स को बैन कर दिया गया था यूरोपियन फुटबॉल से। तो यूनाइटेड ने अपने होम कमिंग सीजन में यूरोप में वो कप विनर्स कप का टाइटल उठाया by defeating Barcelona in the final. And then in 1991, United won the Super Cup, European Super Cup, and in 3 years, United won three consecutive trophies. और वहां से फिर वो सक्सेशन हासिल होता चला गया, जब यूनाइटेड जीतती चली गई, जीतती चली गई, जीतती चली गई। अब जब प्रीमियर लीग का इंट्रोडक्शन हुआ 1992 में, तो वहां से अगले आने वाले 20 साल में सिर्फ यूनाइटेड का परचम लहराया, और यूनाइटेड ने वो करके दिखाया जो कभी ने किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कि वो क्लब जो 26 साल तक बिना टाइटल के रहा, वो भी हिस्सा है हमारी हिस्ट्री का। जब यूनाइटेड 40 साल 41 साल बिना टाइटल के रहा, जब यूनाइटेड ने अपनी आधी ज्यादा टीम खो दी थी, और उसके बाद जो सर एलेक्स की रेन के अंडर यूनाइटेड ने हासिल किया, क्योंकि सर एलेक्स के अंडर यूनाइटेड ने 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते, और हमने लिवरपूल का वो 18 का जो रिकॉर्ड था, 18 लीग टाइटल्स का, वो रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया, हमने उनको उनके पर्च से नॉक किया, और लिवरपूल को हमने डेसिमेट किया, ह्यूमिलिएट किया। यूनाइटेड won the very first treble in the English football, and United became the very first team to compete for the treble, and eventually went on to win the treble। और हिस्ट्री आगे आने वाली चाहे कुछ भी करती रहे, कितनी भी टीम्स आकर कुछ भी जीत जाएं, बट यूनाइटेड की वो फीट, जब उन्होंने 1968 में वो पहला यूरोपियन टाइटल जीता था बाय इंग्लिश टीम, एंड ये जो पहला ट्रेबल जीता था बाय एन इंग्लिश टीम, ये गोल्डन अक्षरों में दर्ज हो चुका है। सर एलेक्स बिकेम द ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, और यूनाइटेड ने वो करके दिखाया जो शायद ही किसी ने किया था पहले, या फिर आगे आने वाली जनरेशन्स करेंगी, पता नहीं, हो सकता है कर लें, बेटर कर लें। बट उस वक्त पर जब रिसोर्सेज की कमी थी, जब आपके पास हिस्ट्री आपको बैक करने की नहीं थी, क्योंकि लिवरपूल सब कुछ जीत रही थी, आप कुछ भी नहीं जीत रहे, और उस वक्त पर यूनाइटेड ने सबके सबके मतलब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर से जाकर वो चीज़ें करके दिखाई। और इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था साइनिंग्स का, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था एकेडमी का, क्योंकि वो 1992 की जो क्लास थी, क्लास ऑफ 92 जिसको हम फेमसली बोलते हैं, अभी तक की इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री की उससे बेटर यूथ प्रोडक्ट नहीं निकल कर आए हैं। और लोग ना डिबेट कर जाते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट इंग्लिश फुटबॉल जिन्होंने क्लोजली फॉलो की है, वो आज तक यही बात बोलते आए हैं कि 1992 की क्लास जैसी एकेडमी ग्रेजुएट्स कभी नहीं निकले, क्योंकि इन्हीं में से जो प्लेयर्स थे, रायन गिग्स, डेविड बेकहम, गैरी नेविल, पॉल स्कोल्स, निकी बट, ये सारे प्लेयर्स ने आगे चलकर यूनाइटेड का नाम रोशन किया, यूनाइटेड को वन ऑफ द सक्सेसफुल क्लब्स इन यूरोप बनाया। अब एक साइनिंग जो यूनाइटेड को चाहिए थी उस वक्त में, वो थी
एरिक कैंटना की साइनिंग, क्योंकि एरिक कैंटना ने लीड्स के साथ 91-92 का सीजन जीता था, जब आखिरी फर्स्ट डिवीजन टाइटल था, क्योंकि 92 में जब प्रीमियर लीग आ गई तो यूनाइटेड बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन द इनॉग्रल प्रीमियर लीग टाइटल। और उस केस में उस सीजन में हम एरिक कैंटना को लीड से अपनी तरफ खींच कर लेकर आए थे। और एरिक कैंटना ने आगे आने वाले सालों में यूनाइटेड के फैंस को वो खुशी दी, वो मौके दिए, जो आज भी यूनाइटेड की फैंस की, जो पुराने फैंस हैं उनकी याददाश्त में दर्ज हैं। एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द किंग कैंटोना, ही इज द किंग ऑफ मैनचेस्टर। उसके बाद जब रीबिल्ड फेज आया और जब आर्सेनल ने पर अपना पलड़ा मजबूत कर लिया, जब वो वेंगर को लेकर आए 96-97 में इवेंचुअली, तो वहां से यूनाइटेड को एक टीम मिल गई compete करने के लिए। वो अभी तक यूनाइटेड की साइड जो सर एलेक्स के अंडर अनचैलेंज्ड जा रही थी, जिन्होंने 5 साल में 4 टाइटल जीत लिए थे, अब उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ से आर्सेनल की टीम हर सीजन इंप्रूव कर रही थी, और आर्सेनल ने कुछ ऐसा कर दिया जहां यूनाइटेड फैंस के जो जख्म थे वो कुरेद दिए और उन पर नमक रगड़ दिया, क्योंकि ओवरमास ने ओल्ड ट्रैफर्ड पर आर्सेनल का लीग टाइटल सिक्योर किया बाय स्कोरिंग द गोल एट स्ट्रेटफोर्ड एंड। और उसके बाद अगले सीजन आकर यूनाइटेड ने वो करके दिखाया जो वो चाहते थे बहुत टाइम से करना, जो हो सकता था सर मैट बसबी के अंडर, बट वो सर एलेक्स के अंडर हुआ। यूनाइटेड वेंट ऑन टू विन द एफए कप, दी प्रीमियर लीग टाइटल एंड दी चैंपियंस लीग टाइटल इन द सेम सीजन, जिसको फेमसली द ट्रेबल बोला जाता है। अब 3-4 साल की जो ये लड़ाई थी आर्सेनल और यूनाइटेड के अगेंस्ट बीच की, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाली थी, क्योंकि अब प्रीमियर लीग में पैसा आ चुका था, प्रीमियर लीग में चेल्सी का आगमन हो चुका था। और चेल्सी के आगमन के बाद यहाँ पे अब जो जो लीग बिटवीन टू टीम्स होती थी, अब वो 3 हॉर्स रेस हो गई थी। और यहाँ धीरे धीरे लिवरपूल भी अपना वापस से पेस पकड़ रही थी। यूनाइटेड 3 साल बिना टाइटल के गई। और उस वक्त में सर एलेक्स की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने मेंशन भी किया है कि उस वक्त में मुझे लग रहा था कि शायद मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, जो कुछ मैंने अचीव करना था वो मैंने कर लिया। बट 2003 के सीजन में कुछ ऐसा हुआ जो यूनाइटेड के आगे आने वाले जनरेशन्स को हमेशा याद रहेगा। यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया, और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ आगे आने वाले 6 साल इतने ज़्यादा मज़ेदार होने वाले थे, इतने ज़्यादा बढ़िया होने वाले थे, ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। 2006, 2007 और 2008 थ्री पीट जब यूनाइटेड ने किया सर एलेक्स के अंडर, एंड यूनाइटेड एंड सर एलेक्स आर आर मैच मैच मेड इन हेवन, क्योंकि इंग्लिश फुटबॉल में सिर्फ ऐसी एक ही टीम है जिसने 2 बार थ्री पीट किया है। एंड इंग्लिश फुटबॉल में इकलौती ऐसी टीम है जिसने प्रीमियर लीग एरा में 2 बार थ्री पीट किया है या 1 बार थ्री पीट किया है, एंड दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। पेप गार्डियोला की टीम ने भी थ्री पीट नहीं किया है। तो वहां से जब 2006, 2007, 2007, 2008 और 2008, 2009 में यूनाइटेड ने लगातार प्रीमियर लीग टाइटल जीता, और इवेंचुअली जब यूनाइटेड 2007-8 में सीजन में ट्रेबल जीत सकती थी, तो वो अपना क्वार्टर फाइनल्स का गेम हार गए पॉर्ट्समाउथ के अगेंस्ट। और वहां से वो बाहर हो गए, और यूनाइटेड का ट्रेबल का जो सपना था वो अधूरा रह गया। बट कोई बात नहीं, यूनाइटेड ने उस सीजन चैंपियंस लीग जीता। रोनाल्डो की वो पेनल्टी मिस सबको याद रहेगी, बट रोनाल्डो ने उस सीजन 44 गोल्स, 42 गोल्स स्कोर किए थे, और यूनाइटेड ने रोनाल्डो के हेडर की वजह से अर्ली गेम में लीड ले ली थी। और उसके बाद जाकर जब यूनाइटेड ने फाइनली वो चैंपियंस लीग उठाई, तो रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ही वाज चेजिंग दैट ड्रीम। एंड उसके बाद फिर यूनाइटेड ने अगली साल टाइटल खो दिया, जब 2009-10 की फाइट हुई, तो जब चेल्सी ने वो टाइटल जीता, तो अगले साल आकर यूनाइटेड ने 2010-11 का सीजन डोमिनेट किया, और यूनाइटेड ने अपना 19th लीग टाइटल जीता, और लिवरपूल को उनके पर्च से हटा दिया, उखाड़ फेंका। और उसके अगले सीजन में अग्वेरो ने वो मोमेंट दे दिया जो कि यूनाइटेड फैंस की यादों में हमेशा दर्ज रहेगा, क्योंकि वो दिन जब यूनाइटेड बहुत ज़्यादा करीब थी टाइटल जीतने के, उस दिन में फुल टाइम होने के बाद अग्वेरो ने अगेंस्ट नो कुछ ऐसा कर दिया क्यूपीआर के अगेंस्ट के यूनाइटेड फैंस, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ही स्कोर्ड द 93rd मिनट विनर अगेंस्ट क्यूपीआर ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन, एंड सिटी का वो पहला टाइटल था 44 साल में, एंड यूनाइटेड ने मौका गवा दिया अपना 20th लीग टाइटल कंप्लीट करने का। बट
अगले सीजन जब यूनाइटेड वापस आई, तो सर एलेक्स का रिटायरमेंट ईयर था वो, और यूनाइटेड का आखिरी साल था जब यूनाइटेड ने एक ट्रॉफी जीती थी, दैट वाज द प्रीमियर लीग टाइटल। तो सर एलेक्स के रेन के अंडर यूनाइटेड ने पूरी तरीके से प्रॉपरली प्रीमियर लीग को डोमिनेट किया। बट उनके जाने के बाद से यूनाइटेड का वही हाल शुरू हो गया जो सर मैट बसबी के जाने के बाद यूनाइटेड का हुआ था। यूनाइटेड स्ट्रगल करने लगी, यूनाइटेड चैंपियंस लीग के स्पॉट से बाहर हो गई, इवेंचुअली टॉप सिक्स से भी बाहर हो गई। यूनाइटेड ने इस बीच में बहुत सारे मैनेजर्स ट्राई किए, लोग आए गए। लुई वैन हाल के अंडर हमने एफए कप जीता, जोसे मूरिन्यो के अंडर हमने यूरोपा जीता और ईएफएल कप जीता, बट वो प्रीमियर लीग टाइटल जिसकी दरकार थी ओल्ड ट्रैफर्ड को, पिछले 8 साल से अभी तक ओल्ड ट्रैफर्ड पर नहीं आया है। रोनाल्डो की इस साल फाइनली वापसी हो गई है। सारा फैन बेस उम्मीद लगाया था कि यूनाइटेड इस सीजन टाइटल जीत जाएगी, बट ओले सैक हो चुका है, सबको पता है। और अभी यूनाइटेड वेट कर रही है अपने अगले गेम का, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस यूनाइटेड के 2 गेम ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो अभी बोलने को बहुत कुछ है, बट वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे की हो चुकी है। मुझे पता नहीं है कि आप लोग देखोगे ये वीडियो, नहीं देखोगे, बट आप अगर यूनाइटेड को फॉलो कर रहे हो, आप अगर इस क्लब के साथ जुड़े हुए हो, तो टेक प्राइड व्हेन यू कॉल योरसेल्फ अ रेड डेविल, बिकॉज इट्स अ मोमेंट जब आपको फील होना चाहिए वो सारे इमोशंस, वो सारी जो जो नेचुरल कनेक्शन आपका बनना चाहिए अपने क्लब के साथ, वो इस वीडियो के देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि वाई यूनाइटेड इज द ग्रेटेस्ट क्लब, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रॉफीज, बट ऑन द बेसिस ऑफ द नेवर से डाई स्पिरिट, ऑन द बेसिस ऑफ यू नो दैट कम बैक एटीट्यूड एंड द मेंटालिटी ऑफ दिस क्लब। एंड चाहे जो हो आगे आने वाले सालों में, यूनाइटेड जीते ना जीते, बट आई एम अ रेड डेविल फॉर एवर। एंड आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल ऑल्सो से द सेम थिंग, दैट चाहे हारें या जीतें, बट यूनाइटेड विल ऑलवेज बी माई क्लब एंड विल कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड will never die and we'll make sure that it will never die.